स्वागत है आपका न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में और मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। बुलेटिन का आगाज हिमाचल की एक खबर के साथ करेंगे, जहां पर हिमाचल के एक पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने जयराम ठाकुर की तारीफ की है। शांता कुमार ने यह कहा है कि जयराम ठाकुर खुशहाली वाले मुख्यमंत्री हैं और इन्हें खुशहाली वाले मुख्यमंत्री के नाम से ही जाना जाएगा। ये बात उन्होंने मंडी के पैड़ी में आयोजित चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कही है। शांता कुमार ने यहां पर भाजपा प्रत्याशी ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर के पक्ष में चुनाव प्रचार करने आए हुए थे और इस मौके पर उन्होंने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की तारीफें की है। इस दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी वहां पर मौजूद थे। और हिमाचल हिंदुस्तान का पहला प्रदेश बनेगा जिसमें कोई बेरोजगार नहीं होगा, कोई गरीब नहीं होगा। आपको एक बात और बता दूं, जब मुझे पानी वाला मुख्यमंत्री कहा जा रहा था तो मैं सोच रहा था कि 4-5 साल के बाद जब इन्वेस्टर मीट के परिणाम के रूप में हिमाचल में उद्योग लग जाएंगे और उन उद्योगों के कारण बेरोजगारी, गरीबी दूर हो जाएगी, तो श्री जयराम ठाकुर जी को खुशहाली वाला मुख्यमंत्री कहा जाएगा। मुझे अगर पानी वाला मुख्यमंत्री कहा जाता है तो श्री जयराम ठाकुर जी को खुशहाली लाने वाला मुख्यमंत्री कहा जाएगा। और सोलन की 25 वर्षीय इंजीनियर अंजलि रयोत की मैक्सिको के टुलुम में एक रिजॉर्ट में शूटआउट में गोली लगने से मौत हो गई। वो अपना बर्थडे मनाने के लिए टुलुम रिजॉर्ट पहुंची थी, लेकिन डिनर के वक्त 2 गुटों में गैंगवार के दौरान गोली लगने से उसकी जान चली गई। अंजलि सोलन में हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी की रहने वाली थी। अंजलि के पिता का नाम केडी रयोत है। अंजलि की शादी हो चुकी थी और वो अमेरिका में रह रही थी। शूटआउट के दिन अंजलि का बर्थडे था और वो जन्मदिन मनाने के लिए मैक्सिको गई थी। भिवानी में एक बार फिर से कृषि मंत्री जेपी दलाल का विरोध किया गया है। किसानों की तरफ से यह विरोध किया गया है। पुलिस बल ने कार्यक्रम से पहले ही किसानों को रोक लिया। इस दौरान किसानों और पुलिस के बीच यहां पर धक्का मुक्की भी देखी गई है। आपको बता दें कि शनिवार को कृषि मंत्री जेपी दलाल हांसी रोड पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए पहुंचे थे, जिसकी सूचना मिलते ही किसान मंत्री का विरोध करने के लिए यहां पर पहुंच गए। हालांकि पुलिस ने पहले ही प्रदर्शनकारी किसानों को रोक लिया, लेकिन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से आप देख सकते हैं कि एक बार फिर से किसान विरोध के लिए पहुंचे, कृषि मंत्री का विरोध करने के लिए पहुंचे। ये किसान आए थे, इनको यहाँ पे शांतिपुरी एक साइड में अपने कर रहे हैं एजुकेशन सा, और कोई ऐसी को बात नहीं। किस मंत्री का प्रोग्राम? कोई मंत्री का, कोई किसी रेस्ट हाउस में किसी मंत्री का प्रोग्राम होगा, इन्हें पता लग गया होगा उस बात का। तो पुलिस द्वारा कितनी यहाँ पर सुरक्षा बढ़ाई गई है? नहीं, सुरक्षा बहुत है, काफी मात्रा में। हरियाणा सरकार ने अरावली वन भूमि के अवैध निर्माण को ढहाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के आगे अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में यह हलफनामा दाखिल करके बताया है कि आदेश का पालन किया गया तो गुरुग्राम, फरीदाबाद, अंबाला सहित 11 जिलों में स्कूली, कॉलेजों और सरकारी कार्यालयों समेत कई अन्य ढांचों को ध्वस्त करना पड़ेगा। सरकार का यह कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के 2018 के फैसले के हिसाब से राज्य की करीब 40% जमीन की वन भूमि माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट 15 नवंबर को अब इस मामले में सुनवाई करेगा। शुक्रवार को अरावली वन क्षेत्र के ऊपर हुई सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई में हरियाणा सरकार ने अपने हाथ खड़े कर लिए। आपको बता दें कि हरियाणा सरकार ने साफ किया है कि लगभग 40% हिस्सा जो है वो इस पूरे हरियाणा का प्रभावित होगा। यदि वो तोड़फोड़ की कार्रवाई करते हैं तो कहीं ना कहीं उन गरीबों के साथ ये पूरे तरीके से भेदभाव। अभी हम उसी अरावली वन क्षेत्र के अंदर खड़े हुए हैं, अरावली वन पर्वत पर खड़े हुए हैं, जहां पर कि पीएलपी एक्ट के तहत हरियाणा सरकार और नगर निगम की तरफ से जो है वो कार्रवाई की गई थी। लेकिन शुक्रवार को जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में हरियाणा सरकार ने अपना जवाब दाखिल करा तो उसमें साफ किया हरियाणा सरकार ने कि लगभग जो है वो 40% हिस्सा और कई जिले
इससे प्रभावित होते हैं। लगभग 11 जिले जो है वो उन्होंने माना है कि 11 जिले जो है वो इसी तरीके से अरावली वन पर्वत क्षेत्र के ऊपर बने हुए हैं और इसी को लेकर के कानून व्यवस्था, कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था का हवाला दिया है हरियाणा सरकार ने कि कानून व्यवस्था जो है वो चरमरा सकती है, कानून व्यवस्था जो है इस मामले को लेकर के खराब हो सकती है यदि वो तोड़फोड़ की कार्रवाई कर सकते हैं। और उन्होंने साफ किया कि हम जो है वो सक्षम नहीं है इस तोड़फोड़ की कार्रवाई करने के लिए, लेकिन जवाब जो जिस तरीके से 85 पन्नों का जो जवाब दाखिल किया है हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर, 15 नवंबर की तारीख जो है वो इस पूरे मामले पर दोबारा से लगी है। 15 नवंबर को जो है वो इस मामले पर दोबारा से सुनवाई होगी। लेकिन जिस तरीके से हरियाणा सरकार ने एकाएक गरीबों के आशियाने तो तोड़ दिए, लेकिन जब अमीरों के फार्म हाउस और शिक्षण बड़े बड़े संस्थानों को तोड़ने की बारी आई तो अपने हाथ जो है वो पूरे तरीके से खड़े कर लिए हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि जिन गरीबों के आशियाने पूरे तरीके से खोरी गांव को नेस्ता नाबूद कर दिया, क्या ये फार्म हाउस और जो बड़े बड़े शिक्षण संस्थान हैं उनके खिलाफ भी हरियाणा सरकार कोई सख्त कदम उठा पाएगी या नहीं उठा पाएगी। फरीदाबाद से अनिल राठी, न्यूज़ 18। खबर फतेहाबाद से है। फतेहाबाद में अस्पताल में एक 9 महीने के बच्चे की मौत पर परिजनों ने हंगामा कर दिया। बच्चे के परिजनों ने अस्पताल पर लापरवाही के यहां पर आरोप लगाए हैं। जानकारी के मुताबिक अग्रवाल कॉलोनी निवासी मंजीत सोनी ने एक 9 महीने का बच्चा बुखार के चलते 2 दिनों से अस्पताल में भर्ती था और इलाज के दौरान ही उसकी मौत हो गई और मौत के आधे घंटे बाद अस्पताल ने उसे रेफर कर दिया। और बच्चे की मौत के बाद परिजन जो है वो गुस्से में है और यही वजह है कि उन्होंने अस्पताल में जमकर बवाल काटा। था बच्चा बिल्कुल तंदुरुस्त मेरे साथ जैसे हंस रहे बोल रहे हैं। ये बोला कि इसकी नस नहीं मिलती, नीचे ले आओ। मैं नीचे ले आया तो बोला आप बाहर बैठ जाओ नर्सरी से। मैं बोला मैं इसको पकड़ता हूँ, मैं इसको पकड़ लेता हूँ और एक बार आप मेरे से नस में पकड़ूंगा तो आप खून लगवा लेना। बोला आप बाहर बैठो। मैं बाहर बैठ गया। मैं मोबाइल नंबर देखा, टाइम देखा तो मैं देखता रहा 40 मिनट तक। वहाँ 2 लड़कियाँ बैठी थी, इसका मंजीत का साड़ा भी आ गया। मैं 40 मिनट हो गई बच्चे को बाहर नहीं लाए। इन्होंने क्या किया, 40 की बजाय 41 मिनट के बाद में एक बच्चे का हाथ का कड़ा मेरे को ला के दे दिया। मैं बोला बच्चे का कड़ा कैसे दे रहे हो, बच्चा नहीं ला रहे। बोला बच्चा भी आ जाएगा। फिर नीचे से डॉक्टर को बुला के दूसरे कमरे में बच्चे को वहाँ लिटा दिया गया और मेरे को डॉक्टर कहने लगा आप एम्बुलेंस ले आओ, बच्चा सीरियस हो चुका है, जल्दी से। मैंने मेरे लड़के को फ़ोन मारा, वो जल्दी करके आ जा, बच्चा इस तरह के। डॉक्टर से हमारे साथ बिल्कुल धोखाधड़ी करी है। जिस कंपाउंडर ने खून टेस्ट किया है। गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पर है। 3 दिवसीय दौरे पर जम्मू कश्मीर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने यह साफ कर दिया है कि आतंकवाद के खिलाफ देश नहीं झुकेगा। दौरे के पहले ही दिन शाह ने जम्मू कश्मीर की सुरक्षा व्यवस्था की न सिर्फ समीक्षा की बल्कि शहीद के परिवार वालों से मिलकर उनका दुख दर्द भी बांटा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह धारा 370 हटने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर पहुंचे। अपने दौरे की शुरुआत अमित शाह ने नौगाम में शहीद इंस्पेक्टर परवेज अहमद के घर जाकर की। यहां अमित शाह ने शहीद इंस्पेक्टर को श्रद्धांजलि दी और उनके परिजनों का हाल जाना। इस मुलाकात के बाद शाह ने ट्वीट कर कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस के शहीद जवान परवेज अहमद दार के घर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। मुझे व पूरे देश को उनकी बहादुरी पर गर्व है। उनके परिजनों से भेंट की और उनकी पत्नी को सरकारी नौकरी दी। मोदी जी ने जो नए जम्मू कश्मीर की कल्पना की है उसको साकार करने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस पूरी तन्मयता से प्रयासरत है। इस मुलाकात के बाद अमित शाह ने श्रीनगर में सुरक्षा पर एक हाई लेवल बैठक की और जम्मू कश्मीर के सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। मौजूदा वक्त में घाटी में जिस तरह से आतंकवादी बेगुनाह लोगों की जान ले रहे हैं, ऐसे वक्त में शाह का ये दौरा काफी अहमियत रखता है। पिछले 15 दिनों में अलग अलग घटनाओं में आतंकियों ने खैर कश्मीरियों को निशाना बनाया है। इसमें 11 लोग मारे गए हैं।
इसके अलावा आतंकी कश्मीर के स्थानीय अल्पसंख्यकों को भी निशाना बना रहे हैं। हालांकि आतंकियों को जवाब देने के लिए सुरक्षा बलों ने भी पूरी घाटी में ऑपरेशन क्लीन चला रखा है। पिछले 15 दिनों में ही 11 मुठभेड़ों में 17 आतंकी मारे गए हैं, जबकि मुठभेड़ में सुरक्षा बल के नौजवान भी शहीद हुए हैं। अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे। केंद्र की मोदी सरकार की कोशिश आतंकवाद खत्म कर जम्मू कश्मीर को विकास की राह पर ले जाने की है। धारा 370 हटने के बाद से राज्य में विकास के काम पूरे जोर शोर से चल रहे हैं। इसी से आतंकवादियों में बौखलाहट है और वो सुरक्षा कर्मियों और आम लोगों को निशाना बना रहे हैं। लेकिन अपने दौरे में शहीद सुरक्षा कर्मियों के परिजनों से मुलाकात कर अमित शाह ने साफ कर दिया है कि आतंकवादी जितनी भी नापाक हरकतें कर ले, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सुरक्षा बलों के साथ पूरा देश खड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और अब खबर कोरोना से जुड़ी हुई है। ऊना में एक बार फिर से कोरोना जो है वो कहर बरपाने लगा है। रोजाना 10 के करीब स्कूली छात्र यहां पर कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। स्कूल खुलने के बाद अब तक 93 छात्रों में कोरोना की पुष्टि हो चुकी है। ऊना में अगर कुल एक्टिव केसों की बात की जाए तो 183 यहां पर एक्टिव केस बताए जा रहे हैं। सताईस 9 के बाद जो है करीब 93 बच्चे जो है पॉजिटिव आए हैं, जिसमें कि 74 अभी एक्टिव हैं और होम आइसोलेशन में हैं। हमारे कोई भी बच्चा अभी तक सीरियस नहीं हुआ है और अभी हमारी जो है होम आइसोलेशन में ही वो ट्रीट हो रहे हैं और उनको जो है मेडिकल ऑफिसर वहाँ की जो है निगरानी में है। तो झज्जर पुलिस ने नीरज बवाना गैंग के 2 शार्प शूटरों को गिरफ्तार किया है। दोनों के पास से 11 हथियार और 212 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। बरामद किए गए हथियारों में 5 ऑटोमेटिक पिस्टल्स हैं। इसके साथ ही कार्बाइन जैसे हाईटेक हथियार भी शामिल हैं। दोनों शार्प शूटरों की पहचान मंजीत उर्फ चीता और दीपक उर्फ दादा के रूप में हुई है। दोनों आरोपियों पर पिछले दिनों झज्जर जिले में हुई 4 हत्या की वारदातों में शामिल होने का आरोप भी है। को इन्होंने अंजाम देना था, लेकिन अक्सर ये इनका यही मोमेंट रहता था। स्कॉर्पियो गाड़ी इनके पास थी, गाड़ी भी हमने बरामद की है और साथ में ये मौके पे 2 वेपन इनसे मिले थे जो हमने रिकवर किए हैं। 8 कारतूस थे इनके पास और अभी इंटरोगेशन है, पुलिस कस्टडी हमने लिया है और पूरा डिटेल खुलासा आपको बताएंगे। एक मुकदमे में नामजद थे और बाकी अब इन्होंने सारा कन्फेस किया है इंटरोगेशन में और सारे एविडेंसेस इनके पास है। मोबाइल ये कम से कम यूज़ करते थे और जिस वजह से ये बचे रहते थे, लेकिन अब इनका सारा गैंग का खुलासा हो गया। पानीपत में कारपेट फैक्ट्री में लगी भयंकर आग के बाद आसपास के घरों के लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। वहीं अब उनके रहने और खाने पीने की व्यवस्था नहीं होने के चलते परिवार के लोग जब परेशान थे, लेकिन कहते हैं कि जब प्रशासन कुछ ना करे तो समाज के कुछ सेवक नेक काम करने के लिए आगे आते हैं। ऐसे ही कुछ समाज के सेवकों ने बेड़ा उठाया और बेघर परिवार को अपने घरों में आश्रय दिया। गुरुद्वारे में सभी पीड़ितों को ठहराया और खाने पीने की व्यवस्था की। जी गरीब आदमी हैं, हम इनकी हेल्प करेंगे। यहाँ घर बसे हैं, कोई सी बात नहीं है, कभी उजड़ गेड़ा है। हमारे पास है ना सब कुछ है, भगवान की दिया इनके बाद है। लेकिन मैं 10 दिन लागो 5 दिन लागो मैं अपने घर में रख लूँगी। प्रशासन में एक तो सुनील ले आए हैं और उसके बाद में बलराम मकोल ले आए हैं। प्रशासन ने सुविधा तो रखी है मगर किसी का। और अब बात करते हैं मौसम के मिजाज की। उत्तर भारत में मौसम ने करवट बदली है। पहाड़ों पर बर्फबारी के साथ कई राज्यों में बारिश ने पारा गिरा दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिन तक बर्फबारी और बारिश यूं ही जारी रहेगी और ऐसा ही माहौल उत्तर भारत में रहने वाला है। पहलगाम, गुलमर्ग, श्रीनगर, उत्तराखंड और हिमाचल में मौसम की मार के बाद अब जम्मू कश्मीर में मौसम ने करवट बदली।
पहाड़ों पर बर्फबारी के साथ श्रीनगर समेत कई इलाकों में सुबह से बारिश ने ठंड बढ़ा दी। तापमान में गिरावट के साथ ही यहां बर्फबारी की वजह से कई रास्ते भी बंद हो। मौसम विभाग के मुताबिक कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक 2 दिन मौसम करवट बदलता रहेगा, जिसमें पहाड़ों पर बर्फबारी का अनुमान है। साथ ही कई राज्यों में हल्की से लेकर तेज बारिश और ओलावृष्टि तक का अनुमान है। जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में पहाड़ों पर बर्फबारी और बारिश। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर, चंडीगढ़, उत्तरी राजस्थान, उत्तर पश्चिम उत्तर प्रदेश में बारिश। तमिलनाडु, केरल, दक्षिण कर्नाटक, तटीय ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में हल्की बारिश। असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मेघालय और नागालैंड में बारिश। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सटे इलाकों में बारिश। पिछले एक हफ्ते से अलग अलग राज्यों में बारिश मुसीबत बनकर बरसी है। पहले केरल, उसके बाद उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी का कहर टूटा है। उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल में रास्ते बंद हो जाने से सैकड़ों सैलानी फंसे हुए हैं। वहीं मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे देहरादून, उत्तरकाशी, हरिद्वार, नैनीताल और चंपावत में तेज गर्जना के साथ बारिश बने रहने का अनुमान जताया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।